आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम अम्ल वर्षा को समझेंगे और अम्ल वर्षा के होने वाले जो मुख्य कारक हैं वो कौन कौन से हैं, इससे क्या क्या प्रभावित होते हैं, किन क्षेत्रों में हानिकारक प्रकार की जो अम्लीयता होती है उससे प्रभावित होते हैं। इन सभी का हम ओवरव्यू बनाते हुए आज विशिष्ट तौर पर हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं, उसके भी इम्पैक्ट होते हैं। ठीक, उससे इम्पैक्ट लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। ठीक है, उसके सकारात्मक या नकारात्मक प्रयास है जो गवर्नमेंट करती है, उसके भी इस पर कितने संरक्षण ठीक हैं या गलत हैं, इन सभी को हम एक ओवरव्यू बनाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर रहेगा अम्ल वर्षा पे, ये 2 लेक्चर रहेंगे। ठीक है, तो पहला लेक्चर है अम्ल को समझेंगे, साथ ही साथ अम्ल से होने वाली वर्षा को समझेंगे और उसमें कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं इनके बारे में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारा जो इकोलॉजी लेक्चर चल रहे हैं, इसके अंतर्गत हम आज हमारा जो लेक्चर है वो है अम्ल वर्षा को लेके। ठीक, ये देखा जाए तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण मुद्दा है और ये अम्ल है, पहले हम समझ लेते हैं अम्ल होता क्या है। ठीक, और इससे होने वाली जो वर्षा है उसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा या बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक, अम्ल एक्चुअली में देखा जाए तो ये अधातु जो तत्व होते हैं, इनको हम गैस भी बोल सकते हैं। ठीक, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो इससे बनते हैं अम्ल। ठीक, और यही अम्ल जो होते हैं जब H2O के संपर्क में आते हैं तो ये आर्द्रता से युक्त हो जाते हैं या आर्द्रता की कमी या आर्द्रता से युक्त या आर्द्रता की कमी में अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ओके, तो क्या समझ रहे हो कि जो अधातु गैस होते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक, और भी तत्व होते हैं, ये 2 इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ये देखा जाए तो ये जो कोयला होता है ना, कोयला, ठीक, तो कोयला का जब दहन होता है उसमें पाए जाते हैं। इनको अभी हम आगे डिटेल से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि अम्ल होता क्या है। तो अम्ल जो होता है ना, वो एक्चुअली में जो अधातु गैसें होती हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो जब ऑक्सीजन से दहन करके अम्ल जो वर्षा होती है, जल होती है, उस जल से क्या करते हैं, आर्द्रता से युक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अम्ल वर्षा बना लेते हैं। ठीक, वो अम्लता बना लेते हैं, वही अम्ल होता है। ठीक है, और जब यही वर्षा के रूप में इमारतों पर देखा हो, पेड़ पौधों पे, जीव जंतुओं पे गिरते तो इसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। कृषि पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, वनों पर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारी धरोहर हैं, इमारतें हैं, उन पे इसमें देखने को प्रभाव मिलता है, उसके कलर चेंज कर देते हैं। तो ये सभी जो इसके एक डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं देखे जाएँ, इसके मुख्य घटक जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड, यही अहम कारक माने जाते हैं। वैसे बहुत सारे कारक होते हैं, सभी को समझने का प्रयास करेंगे। तो अम्ल वर्षा के विषय में आपने समझ लिया कि वो कैसे बनते हैं। अब बात ये आती है कि अम्ल वर्षा तो एक देखा जाए तो इसमें मानव जनित कारक जिम्मेदार होते हैं। ठीक, तो क्या प्राकृतिक वर्षा भी होती है? क्या प्राकृतिक वर्षा जो होती है उसमें कोई अम्ल होता है या नहीं, इसके विषय में हम समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे समझना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी कारक होते हैं, कोई भी कारण है या कोई तत्व हैं, तो वो तत्व अम्लीयता दर्शाते हैं नहीं, या दर्शाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना, तो ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये यूपीएससी जो MCQ होते हैं उसमें पूछ दिए जाते हैं, तो ये विशिष्ट तौर पर हर एस्पिरेंट को समझना इम्पोर्टेंट है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे, जैसे प्राकृतिक वर्षा है, और ये प्राकृतिक जो वर्षा होती है, ये देखा जाए तो वायु जो होती है, ठीक,
वायु जो होती है, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर देखी जाए जो आर्द्रता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। क्योंकि जैसे जैसे वायु ऊपर जाती है, वायु ऊपर जाती है तो उसका संघनन होता जाता है और संघनन में आर्द्रता कमी होती जाती है, संघनन होता जाता है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि वह आर्द्रता जो है वो जल का रूप ले लेती है और वही संघनन है वो उष्णांक एक टेम्परेचर पे निश्चित तौर पे आ जाती है, तो वही वर्षा करने लगती है, ठीक। तो बात यहाँ आती है कि जो वायु है ये जैसे गर्म वायु है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैसे पाई गई, ठीक। वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जब यही गर्म वायु, ठीक है, जो स्थल क्षेत्र से, ठीक, एक स्थल क्षेत्र से, ठीक, पवनों के माध्यम से या कोई वायु होती है, ठीक है, उनके माध्यम से चलती है, तो ये जैसे समुद्र है, ठीक, ये समुद्र है। तो समुद्र जो होता है वो होता है ठंडा, ठीक। समुद्र कैसा होता है? ठंडा होता है। जब इस पे वायु गुजरती है, गर्म वायु, तो ये क्या कर लेती है? नमी धारण कर लेती है और ये नमी इतनी धारण करती है, इतनी धारण करती है जब तक इसका संघनन नहीं हो जाता। यह बोल सकते हैं कि ये संतृप्त नहीं हो जाती, ठीक। पूर्ण रूप से जब संतृप्त हो जाती फिर ये नमी धारण नहीं करती। तो संतृप्त का मतलब यही है कि नमी धारण ना कर पाना। और जब तक वायु गर्म रहती है तब तक ये नमी धारण करती है और जब वायु संतृप्त हो जाती है, ठंडी होने लगती है, तो ये संतृप्त हो जाती है। और संतृप्त वायु जो होती है वो एक निश्चित टेम्परेचर पे होती है, उसको बोलते हैं उष्णांक, ठीक। और ये लगभग देखा जाए तो 23 तक होता है, 20 से 23 के बीच में। तो उष्णांक जो होता है वो एक्चुअली में यही होता है कि कोई वायु जब नमी धारण करती है और वो संघनन होती है और एक संतृप्त हो जाती है, तो जब वो वर्षा करती है तो उसका एक निश्चित टेम्परेचर पे वो संघनन क्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसी को बोलते हैं उष्णांक। और उष्णांक कुछ भी नहीं। अब बात यहाँ आती है कि जब यही वायु नमी धारण करके बाष्पीकरण करके जब ऊपर जाती है तो यह क्या करती है कि H2O, ठीक, और ये जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ठीक, प्राकृतिक रूप से जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, ये क्या करती है? इससे क्रिया कर लेती है और क्या बनाती है? HCO3। ये है कार्बोनिक अम्ल, ठीक, ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल। तो ये भी एक अम्ल है, बात समझना ध्यान से, ये भी तो एक अम्ल है, लेकिन इसको हम अम्ल वर्षा में क्यों नहीं शामिल करते हैं? इसको हम अम्ल वर्षा में क्यों नहीं शामिल करते हैं? इसका एक रीजन ये है कि अम्ल वर्षा में जो अम्ल है तो उसका एक निश्चित पैमाना होता है, उस पैमाना को बोलते हैं pH, ठीक। जो pH मान है, ठीक है, वो एक निश्चित होता है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है अगर वो 7 से कम है, ठीक, 7 से कम है तो अम्लीयता प्रभाव दर्शाएगा, ठीक। यदि 7 से ज़्यादा है, ठीक ना, 7 प्लस है और 7 माइनस, 7 प्लस है यानी 7 से ज़्यादा है, तो ये वाली क्षारीय दर्शाएगा, ठीक। जो अम्लीयता दर्शाते हैं वो अधातु होते हैं, अधातु प्रकृति की जो तत्व होते हैं वो अम्लीयता दर्शाते हैं, और जो धातु प्रकृति के जो तत्व होते हैं वो क्षारीयता दर्शाते हैं। जैसे सोडियम है, ठीक, सोडियम जब उसका दहन होता है, जब वो हाइड्रोजन जल से मिलती है तो वो बनाती है सोडियम ऑक्साइड, या बोल, ठीक है, क्या बनाती है? सोडियम ऑक्साइड के जो अणु होते हैं उसको बनाती है। और जब वही अणु जब क्षार से मिलते हैं, अम्ल से मिलते हैं तो वो लवण बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, ठीक। तो जो pH मान है ये निश्चित होता है, ठीक, 7 से कम। और 7 से कम कितना होना चाहिए? लगभग 5.6 से कम अगर है तो उसे हम बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। अम्ल तो उसे भी बोलेंगे, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावशाली है,
ठीक, लेकिन इसमें मानवीय क्रियाकलाप हस्तक्षेप है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए जो कार्बोनिक अम्ल है ये प्राकृतिक है, जो प्रकृति द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, तो उसमें अम्ल की जो मात्रा होती है इतनी प्रभावशाली नहीं होती है और ना ही उसकी कोई सांद्रता ज़्यादा होती है। ठीक, ना उसमें कोई ज़्यादा सांद्रता देखने को मिलती है। तो ना ज़्यादा सांद्रता नहीं है तो वो हम उसे क्यों बोलेंगे उसको कि अम्ल वर्षा हम शामिल करते हैं। तो इसलिए जो HOC जो कार्बोनिक अम्ल है HOCO3 है, इसको हम शामिल अम्ल वर्षा में नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ H2 लिख लो, ठीक है, हाँ H2 लिख लो। तो ये क्या है, अम्ल वर्षा में से हम शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इसमें अम्लीयता का स्वभाव तो है लेकिन ज़्यादा नहीं। जिस पैमाने के अनुसार अम्लीयता को दर्शाना चाहिए उस पैमाने के अनुसार इसमें विशेषता नहीं पाई जाती है, उतना इसमें अम्लीयता प्रभाव नहीं पाया जाता। इसकी वजह से इसको हम अम्लीय प्रभाव में हम या अम्लीय वर्षा में शामिल नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं करते हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देखा जाए तो जल में आसानी से नहीं घुलती है, जल में आसानी से नहीं घुलन, या बोल सकते हैं ये घुलनशील नहीं होती है। घुलती तो है बहुत कम क्योंकि इस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कोका कोला है ना, कोका कोला, तो कोका कोला में सबसे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तब वो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को घोलता है, तब उसे हम पीते। उसमें झाग देखा, वो झाग जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है। ठीक, तो उसमें कोका कोला में बहुत प्रेशर डालते हैं, कितना प्रेशर कर रहे हैं, तब उसको हम जल में घोलते हैं, जबकि इसे हम सामान्य जल में नहीं घोल सकते। रीजन क्या है कि इतना प्रेशर, हमारा वायुमंडलीय प्रेशर इतना नहीं होता है, वो ज़्यादा 1 ATM ठीक प्रेशर होता है। तो वो अब ऐसा तो है नहीं कि घुलती नहीं है, घुलती है लेकिन कम मात्रा में, क्षण भर मात्रा में होती है। तो इसका जो अम्ल है वो इतना प्रभावशील नहीं होता है। तो ये हमारी प्राकृतिक वर्षा है। प्राकृतिक वर्षा को समझ लिया कि किस प्रकार से होती है। अब हम समझेंगे कि जो अम्लीय वर्षा है उसमें कौन कौन से मुख्य कारक जिम्मेदार होते हैं, इसके रूप में स्पष्ट से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि आर्थिक विकास के लिए या आर्थिक समृद्धि हेतु या प्रोन्नति हेतु निरंतर व्यक्ति क्या कर रहा है, उद्योग स्थापित कर रहा है। उद्योग में देखा जाए तो बिजली उद्योग है, ठीक है, जो बिजली उद्योग है इसमें जो विद्युत है वो कहाँ बनती है, जो विद्युत है उसमें कहाँ बनती है, थर्मो प्लांट में तो बनती है। ठीक, और थर्मो प्लांट में किसका प्रयोग किया जाता है, कोयला का। और जब इस कोयला का दहन होता है, ठीक, इसमें कोयला का जब दहन होता है तो कोयला में देखो कार्बन पाया जाता है, ठीक, सल्फर पाया जाता है और नाइट्रोजन भी देखने को मिलती है। ठीक, कोयला में कार्बन ही नहीं होता है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन है, कार्बन भी है। ठीक है, तो ये जो है ना, इनका जब दहन होता है, ठीक, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो ये देखा जाए तो सल्फर है और नाइट्रोजन है, तो ये किससे क्रिया कर लेते हैं, ऑक्सीजन। दहन किससे होता है, जब ऑक्सीजन की वहाँ पे पर्याप्त मात्रा होगी, ऑक्सीजन की पर्याप्त सांद्रता होगी, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, तो वह सल्फर से क्या करेगी, क्रिया करेगी, तो क्या बनाएगी, SO2 और SO3 भी बनाती है। ठीक, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है और यह है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो यही जो कुछ तत्व होते हैं जैसे सल्फर है, ठीक, ये देखा जाए तो अधातु होते हैं। ठीक, और ये नाइट्रोजन है, और ये जो नाइट्रोजन है
ये देखा जाए, ये भी जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ये भी क्या बनाती है, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब यही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब ये जल से क्रिया करते हैं, जब जल से क्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 और H2SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल। इसमें दोनों में भिन्नता है। ये बैटरी में यूज करते हैं, ठीक है, किसमें करते हैं, बैटरी में यूज करते हैं। और ये सल्फ्यूरस अम्ल देखा जाए, ये सांद्रता इसमें ज़्यादा होती है, इसमें सांद्रता कम होती है, ठीक है। तो समझ सकते हो कि जो अधातु होते हैं और ये जो कोयला होता है, जब इसको दहन करते हैं तो वहाँ से ये कुछ एलिमेंट निकलते हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, और इनके ही प्रभाव से क्या है, ये ऑक्सीजन क्रिया करके जल से मिल जाते हैं। और जल में जब ये वायुमंडल में प्रवाहित होने लगते हैं तो वहाँ जल भी बाष्पीकरण होकर जाता है, तो ये उससे क्रिया कर लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, और क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और साथ ही जो नाइट्रिक है, NO2 प्लस, ये जब करता है क्रिया तो क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल, तो H, ठीक। तो ये बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। नाइट्रिक ऑक्साइड तो ये है, लेकिन ये जल से जब क्रिया करता है तो ये बनाता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दो इतने हानिकारक पदार्थ हैं, या बोल सकते हैं कि ये हानिकारक अणु हैं। हम अणु नहीं बोल सकते हैं, ये हानिकारक इतने एक पदार्थ होते हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए सीधे सीधे हमारे वर्षा को प्रभावित करते हैं। और ये अम्लता को घोल कर, अम्लता को, ये आसानी से जल में घुलनशील होते हैं। जब ये घुल जाते हैं तो ये पूर्ण रूप से अम्लता को दर्शाते हैं। जो pH मान मैंने 5 से 6 के माइनस में बताया था, उससे कम। तो यही जो हमारे प्रकृति में कुछ देखे जाएं तो ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पाए कैसे जाते हैं, ये जब वो कहीं उत्खनन वगैरह होता हो, ठीक है, कहीं पेड़ पौधे जब जलते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये सल्फर देखा जाए तो सल्फर कहाँ, कोयला में देखने को मिलता है, ठीक। जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्म, ठीक, वहाँ देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब पेड़ पौधे जलते हैं वहाँ भी देखने को मिल जाता है, ठीक, सल्फर। तो ये जो सल्फर होता है ना, ये कुछ इसके विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जहाँ से ये उत्सर्जित होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सल्फर कहाँ से उन्मुक्त होती है, क्योंकि ये जो सल्फर है और जो नाइट्रोजन है ये पेड़ पौधों से ही निकलते हैं ना, जीवाश्म निकलते हैं। क्योंकि जो जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड के, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक। ये एमिनो एसिड के बने होते हैं, प्रोटीन के ही तो बने होते हैं। अब जब इनका प्रोटीन का दहन होगा, एमिनो एसिड का जब दहन होगा, निश्चित तौर पर सल्फर भारी मात्रा में उत्सर्जित होगा, ठीक। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे प्रकृति में मौजूद होते हैं और ये अम्लीय वर्षा को दर्शाते हैं। और इससे सीधा सीधा हमारे जो मानवीय क्रियाकलापों के ने जो अपना धरोहरें बनाई हैं और प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, इन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब और भी कारक हो सकते हैं, और भी तो कारक जिम्मेदार होते हैं।
समझते हैं और भी कारक कौन कौन से हैं, जिसमें एक देखा जाए कि जो H2SO4 है, ठीक, H2SO4 है और यही H2SO4 अब जो अम्लीय वर्षा होती है वो भी दो टाइम में होती है। एक होती है वर्षा के रूप में, ठीक, और एक होती है, इससे पहले हम समझ लेते हैं फिर बताते हैं। पहले वर्षा के रूप में होती है और फिर होती है आर्द्रता, मतलब एक देखा जाए कम नमी यानी कि बूंद के नुमा बूंद। वर्षा में देखा जाए तो जल ज़्यादा होता है ना, तो उसमें जो सांद्रता होती है अम्ल की वो होती एक समान ही है, ठीक, लेकिन अधिक जल होने की वजह से इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है हमारे वायुमंडल में या वनस्पतियों पर या धरोहरों पर। लेकिन जहाँ नमी कम है वहाँ पर सांद्रता इसकी जल से ज़्यादा देखने को मिलती है। जब सांद्रता अम्ल की ज़्यादा हो जाएगी तो ये बूंदनुमा हमारे पर्यावरण को प्रभावित करेगी और ये बूंदनुमा ऐसे ठीक है, ये बूंदीनुमा जो है ये कहाँ पे डालती है, सीधा जो इमारतें होती हैं उस पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें इमारतें जो संगमरमर की हैं, जैसे ताजमहल है, ठीक है, बलुआ पत्थर की भी हैं, ठीक है, तो इसमें जो संगमरमर है ये जो बना है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक, तो इस पे जब सफ़ेद है, ठीक है, ये पूर्ण सफ़ेद होता है और जब अम्ल वर्षा इस पर गिरेगी तो ये पीला होने लगता है, पीला से बहुत दर्शाने लगता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है और सीधा इस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत सारे सरकार ने डेडिकेट रहती है, वो निरंतर इस पर प्रयास करती है, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं, बहुत सारी ऐसे नियम हैं, कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ने, इसके संरक्षण के लिए उपाय किए गए हैं, ठीक है, वो सब आगे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें देखा जाए तो H2SO जो 4 है उससे ही इस पर एक मुख्य डिपेंडेंट होता है। वो कैसे होता है कि अगर नमी कम है तो H2SO जो 4 है उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है और वर्षा जब ज़्यादा होती है तो उसमें H2SO4 तो समान होता है, लेकिन वहाँ पे जो वर्षा है उसकी सांद्रता इसकी तुलना में ज़्यादा हो जाती है, तो ये कम प्रभावशील होती है, जबकि नमी कम आर्द्रता वाली जो नमी है ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे वातावरण पर। ये इसका एक मुख्य घटक माना जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो हम इसमें जो इसका एक मुख्य घटक होता है वो होता है सल्फर। तो सल्फर का हमने कई सारे प्रयोग आपको बताए थे। जो पेड़ पौधे हैं, ठीक, पेड़ पौधों का जब अपघटन होता है तब ये उत्सर्जित होती है, ठीक। और भी जैसे हो सकते हैं कि लोहा, ठीक है, जो लोहा होता है ना, लोहा होता है वहाँ पे आयरन सल्फाइड, ठीक, आयरन सल्फाइड है, वहाँ से सल्फर निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ अहम इसके सल्फर को उत्सर्जित करने के अहम घटक हैं। पेड़ पौधे हैं, इसी में आ जाओ, कोयला ले लो, जीवाश्म है, ठीक, जीवाश्म है, यहाँ से ये कुछ इसके अहम कंपोनेंट होते हैं जहाँ से सल्फर उत्सर्जित होता है, ठीक है। अब बात आती है नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन कैसे उत्सर्जित होता है? तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन भी कहीं ना कहीं देखा जाए ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक, तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब ये जल से क्रिया कर लेता है तो ये बनाता है HNO3, ठीक, HNO3। तो यही जो अम्ल है ये सीधा हमारे पेड़ पौधों को प्रभावित करता है। ये सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों को प्रभावित करता है।
H2SO भी प्रभावित करता है, लेकिन उसकी तुलना में HNO3 है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है, हानिकारक होता है। तो ये कैसे उत्सर्जित होती है, तो इसको हम समझते हैं। नाइट्रोजन देखा जाए तो नाइट्रोजन भी देखा जाए तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, ठीक, और धरातल में भी पाई जाती है। इसमें देखा जाए तो जो जीवाश्म है, ठीक, वहाँ से निकलती है, ठीक, साथ ही साथ पेड़ पौधे हैं जो जलते हैं वहाँ से निकलती है। जब पेड़ पौधे गीले जलते हैं तब इसका उत्सर्जन होता है, ठीक। सूखे जब पेड़ पौधे जब जलते हैं तब नाइट्रोजन का उत्सर्जन नहीं होता है, उसमें CO2 प्लस H2O का होता है, ठीक। और जब गीले जलते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का भी होता है, साथ ही साथ फार्मिक अम्ल होता है, उसका भी होता है। इसे हम अभी आगे बताएंगे। फार्मिक अम्ल है, ये भी उत्सर्जित होता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो किस प्रकार से हमारे वायुमंडल में निर्मुक्त होती है, और साथ ही साथ देखा जाए तो इसका एक सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वातावरण पर, साथ ही साथ यहाँ की जो इमारतें हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और भी होते हैं, जैसे कि तीसरा ले लेते हैं मीथेन। मीथेन भी एक मुख्य घटक माना जाता है, CH4, ठीक। ये भी मीथेन जो है, ये देखा जाए तो जो सड़ी भूमि है, ठीक, दूसरा कचरा, जहाँ कचरा होता है वहाँ से मीथेन उत्सर्जित होती है। साथ ही साथ देखा जाए जो जानवर होते हैं, ठीक, उसके जो मलमूत्र होता है वहाँ से ये उत्सर्जित होती है, ठीक। और देख सकते हैं कि जो आर्द्रभूमि होती है, ठीक, आर्द्रभूमि होती है वहाँ से ये उत्सर्जित होती है। और भी देखा जाए तो ये साथ ही साथ कोयला है, ठीक, कोयला, वहाँ से भी मीथेन उत्सर्जित होती है। तो मीथेन उत्सर्जन के कई सारे घटक होते हैं और इनसे क्या होती है, मीथेन का उत्सर्जन होता है। और ये मीथेन जो है ये भी सीधे देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे वातावरण को प्रभावित करती है, और अम्ल वर्षा के रूप में उसमें ये कम होता है, परसेंटेज में बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है। और सल्फर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होते हैं, ये बहुत कम पाई जाती है मीथेन, ठीक है। अब समझ गए होंगे ना। अब इसी के साथ साथ देखा जाए तो मीथेन धान के खेत भी होते हैं, उसमें भी होती है, धान के खेत हैं, ठीक, वहाँ से भी उत्सर्जित होती है, ठीक। ये कुछ जैसे दलदल है, दलदल भी है, ये कुछ मुख्य घटक हैं, यहाँ से मीथेन होती है, क्या उत्सर्जित होती है। अब चौथा कंपोनेंट हम इसमें ले लेते हैं CO यानी मोनोऑक्साइड। ये देखा जाए तो पुराने वाहन होते हैं वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि पुराने जो वाहन होते हैं उनका जो ऑक्सीजन लेने की जो पावर होती है, उनका जो एक मैकेनिज्म होता है ऑक्सीजन लेने का, उसकी क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो वो निश्चित तौर पे जो डीजल होता है, डीजल है, ठीक, पेट्रोल है, इनको जलाते हैं, इनको जलाने में ये पूर्ण रूप से दहन नहीं कर पाते हैं। तो जब इसका दहन नहीं होता है पूर्ण रूप से तो ये CO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी प्रभावशाली होती है और काफ़ी बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करती है, ठीक है, वायुमंडल को, ठीक। इसीलिए सरकार ने देखा हो कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को प्रयोग करने लगी, पुराने वाहनों के लिए लाइसेंस की, पुराने वाहनों के जो 15 साल पुराने वाहन हैं उन पर रोक लगाई है, ठीक है। तो ये सब सरकार ने उपाय इसीलिए किए हैं कि इसका उत्सर्जन कम से कम हो और अम्लीयता प्रभाव बहुत कम हो, और इससे इसके जो ppm कण जो टन वो ppm कण भी बहुत इसके स्थूल में होते हैं, ताकि इसमें ऑक्सीजन देखा जाए तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं, तो वहाँ पर भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ पे देखा जाए तो ये जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है उसको इम्पैक्ट डाल देती है। साथ ही साथ एक देखा जाए तो हमारे शरीर में
जो एनीमिया है, ऐसे जो रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका सीधा प्रत्यक्ष रूप से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और देखा जाए तो ये जो है जब पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है तब ये उत्सर्जित होती है, ठीक। और एक प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं, जो गीले पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ से भी ये उत्सर्जित होती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें उनका जब जो जीवाश्म है, हरा जीवाश्म है, वो पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है, तो पर्याप्त ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाती है, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्सर्जित होता है। ये निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं। और क्योंकि जो इसमें तो ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है ना, बात यहाँ पे आती है, तो इसके वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोली जाती है। अब आती है बात फार्मिक अम्ल की। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल की बात की जाए तो ये चींटियों में पाया जाता है, ठीक। चींटियाँ जो होती हैं, इसी चींटियों में देखा जाए तो फार्मिक अम्ल की मात्रा होती है, और चींटियाँ एक दूसरे को मतलब संपर्क में जब चलती हैं, एक लाइन में चलती हैं, तो वो क्या दर्शाती हैं, क्योंकि उनमें उसमें उनका जो दूरदर्शन होता है वो नहीं होता है, वो एक मतलब कि उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो इसकी वजह से जो चींटियाँ होती हैं वो फार्मिक अम्ल से ही प्रभावशाली होती हैं, और उनके अंदर जो होता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और वो एक दूसरे को संपर्क में रहती हैं, ठीक। तो फार्मिक अम्ल जो है ये उत्सर्जित कहाँ से होता है? ये उत्सर्जित होता है जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनका जब ज्वलन होता है, ठीक, जब ये ज्वलन होता है तो वहाँ से ये फार्मिक अम्ल उत्सर्जित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि फार्मिक अम्ल भी है एक, ये भी अम्लीयता को, प्रभाव को कैसे दर्शाता है, ठीक है। लेकिन इनकी जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। एक और ले सकते हैं इसी में, जैसे अमोनिया। अमोनिया ये तो बहुत ही ज्वलन है, ज्वलनशील है, ठीक। अमोनिया ये बहुत ही ज्वलनशील है, जैसे कि मीथेन जो है ना, मीथेन भी जैसे ज्वलनशील है। इसमें तो आग ही लग जाती है, इसमें तो आग लग जाती है। जैसे देखे हो कि जब उत्खनन होता है, हमारे यहाँ कोयला का जब खनन किया जाता है, ठीक है, खनन किया जाता है स्थलीय क्षेत्रों में, तो वहाँ पर देखा जाए कभी कभी आग लग जाती है, तो वहाँ पे जो मीथेन होती है उनके भी इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो वो आग पकड़ लेती है। तो ये मीथेन में अपनी एक अलग विशेषता होती है। उसी प्रकार जो अमोनिया होती है ये ज्वलनशील ये भी होती है, लेकिन ये देखा जाए तो बॉडी को बहुत इम्पैक्ट डालती है, शरीर की आँखों में, ठीक, त्वचा में, ठीक, त्वचा में, रेटिना में, ये इसका एक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है अमोनिया का, ठीक है। और ये जल में घुलनशील है, ठीक है, जल में जब ये घुल जाती है तो ये सीधा हमारे जीव जंतुओं पर प्रभाव डालती है। जीव जंतु जो होते हैं उस पर इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। जीव जंतु है वहाँ से जो दूषित जल पी लेते हैं, ठीक, तो उन्हें बहुत सारे रोग हो जाते हैं, वायरस हो जाते हैं, रोग, वायरस, संक्रामक रोग हो जाते हैं, ठीक, हानिकारक बहुत सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से देखा जाए तो इनसे जब मनुष्य प्रभावित होता है तो उसके जेनेटिक भी प्रभाव पड़ता है, और वो भी संक्रामक हो जाता है। तो अमोनिया का एक इफेक्टेबल प्रभाव यही है कि ये हमारे वायुमंडल में जब एक अम्लीयता को दर्शाती है, अम्लीयता में भी इसकी एक मात्रा पाई जाती है, तो ये सीधे सीधे वनों को प्रभावित करती है, जीव जंतुओं को भी प्रभावित करती है, और इमारतों को प्रभावित करती ही है निश्चित तौर पर। ये देखे जाए तो जब गीले पेड़ पौधे जलते हैं तब इसका उत्सर्जन होता है, गीले पेड़ पौधे जलते हैं तब इसका उत्सर्जन होता है। तो ये कुछ देखे जाए तो यही कुछ हमारे मौखिक कंपोनेंट थे, तत्व थे कि कौन कौन से हैं जो अम्लीयता को दर्शाते हैं और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं।
अब इससे होने वाले हानिकारक जो हानिकारक हैं, ठीक, ये हानिकारक ही तो तत्व हैं, लेकिन किन किन क्षेत्रों में ये प्रभाव डालते हैं, ठीक है, वनों पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है, जानवरों पे प्रभाव डालते हैं, वनस्पतियों पे जो पारितंत्र जो हमारे होते हैं, जिसमें स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र है, ठीक है, उस पर प्रभाव डालते हैं, इमारतों पे प्रभाव डालते हैं। तो इसके संदर्भ में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल से। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में आया।